मेरा देवर बिल्कुल मेरे पति का हमशक्ल था। शादी हुई तो पता ही नहीं चलता कि पति कौन-सा है और देवर कौन-सा है। मैं देवर के सामने जाने से भी कतराती थी। एक रात मेरे पति के साथ में मेरा देवर भी मेरे साथ में सोया और दोनों मेरे साथ एक रात पति पास लेटा था। दिल धक-धक करने लगा। पति की जगह देवर मेरे कमरे में हुआ तो मेरे कमरे में 2 नौजवान बैठे हुए थे। मैं नज़रें झुकाकर बैठी हुई थी। मैंने दोनों के पैर ही देखे थे। मुझे हैरत है कि मेरे पति के साथ दूसरा कौन हो सकता है, वह भी रात के वक़्त। जैसे ही मैंने अपनी नज़रें ऊपर की और देखा तो मेरे होश उड़ गए, क्योंकि दोनों की शक्ल एक जैसी थी। ज़रा-सा भी फ़र्क ना था। बालों का स्टाइल भी एक जैसा था, हाथ की बनावट एक जैसी थी। तो मैं चुप कर गई, क्योंकि अंदाज़ लगाना मुश्किल था कि उनमें से मेरा पति कौन-सा है और कौन-सा नहीं है। मैं भी उन बातों का अंदाज़ नहीं लगा पाई थी कि एक नौजवान मुस्कुराता हुआ मेरे पास आया। कहने लगा कि बताओ, तुम्हारा पति कौन-सा है? मैं यह फ़ैसला कैसे कर सकती थी? मैं क्या, यह फ़ैसला कोई भी नहीं कर सकता था, क्योंकि दोनों में ज़रा-सा भी कोई फ़र्क ना था। अभी मैं इसी सोच में परेशान थी कि क्या जवाब दूँ, कि दूसरा नौजवान भी आकर मेरे करीब बैठ गया। फिर मेरा हाथ पकड़कर कहने लगा, मैं समीर हूँ और यह अमन है, मेरा भाई। उस नौजवान की बात पर मुझे भरोसा नहीं हुआ था। यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। वह दोनों जुड़वा हैं, क्योंकि मैं नहीं जानती थी कि समीर का कोई जुड़वा भाई भी है। मुझे इस बात का पता है कि ये 2 भाई हैं, लेकिन ये नहीं मालूम था कि जुड़वा है। मेरी सास जब रिश्ता देखने आई थी तो कहने लगी कि इसका एक बेटा विदेश में रहता है, और कहने लगी कि मेरी ख्वाहिश है कि वह भी यहाँ पर सेटल हो जाए, लेकिन वह नहीं सुनता है। मुझे लगा शायद जो समीर बनकर मेरा हाथ थामे है, कहीं वह मेरा देवर ही तो नहीं, वह मजाक कर रहा हो। मैं बहुत परेशान थी। मैं जब से बैठी थी कि जब अमन बेड से उठा और कहने लगा कि यही आपके पति हैं, मैं तो अभी यहाँ बस इस महीने का मेहमान हूँ, फिर वापस फ्रांस चला जाऊँगा। यह कहकर वह कमरे से बाहर चला गया और दरवाज़ा भी बंद कर दिया। मेरी उड़ती हुई रंगत को देखकर सभी हंसने लगे। कहने लगे कि मुझे तुम्हारे चेहरे पर यही अंदाज़ देखने थे कि हम दोनों को देखकर तुम्हें क्या परेशानी होती है। यह कहते हुए उन्होंने अपनी जेब से बहुत ही खूबसूरत अंगूठी का बॉक्स निकाला। मुझे वह मुँह दिखाई की अंगूठी पहना दी। सुबह नाश्ते पर मेरी सास ने बड़ी लेडीज़ के लिए नाश्ते का इंतज़ाम किया था। मैं इस बात से हैरान थी कि मेरा देवर भी मेरी सास के साथ किचन में नाश्ता बनाने में बिज़ी था। मैं समीर के साथ कुर्सी पर बैठी थी। अमन मेरे सामने आया, कहने लगा, ऑमलेट है, भाभी से खाकर देखिए कि कैसा बना है। यह कहकर कुर्सी पर बैठ गया और कहने लगा कि आप इस मामले में बड़ी ही बदनसीब हैं, क्योंकि समीर को एक कप चाय भी बनाना नहीं आता है। लेकिन मेरी बीवी के बड़े नसीब होंगे, क्योंकि मुझे सब कुछ पकाना आता है। यह ख़ास किस्म का था। जब तक नाश्ता करता रहा, उसकी ज़ुबान ट्रैक्टर की तरह चलती रही। मेरी सास का मिजाज भी बहुत दोस्ताना था। वह जल्दी ही मुझसे घुल मिल गई थी। शादी के बाद समीर मुझे चंद दिनों के लिए घूमने लेकर गए। जब हम वापस आए तो मैंने किचन संभाल लिया। समीर के साथ गुजरे लम्हे मेरे लिए खूबसूरत यादगार थे। एक रात को समीर के आने से पहले मैं तैयार होकर इसी का इंतज़ार कर रही थी, क्योंकि उन्होंने मुझे कहा था कि वह मुझे आज पहाड़ी रेस्टोरेंट में डिनर कराएंगे। जैसे ही दरवाजे पर दस्तक हुई, मैंने दरवाज़ा खोला। सामने समीर खड़े थे। मैंने उनसे उनके ऑफ़िस की फ़ाइलें ली और कहा कि आपको अपना वादा तो याद है ना? मैं तैयार हूँ। आप फ्रेश हो जाएं, फिर अपना वादा पूरा करें। वह मुझे ताज्जुब से देखने लगे। कहने लगे कि कौन सा वादा? मैंने उन्हें घूर कर देखा। मैंने कहा, बहाने बनाने की कोशिश मत करें। आपने सुबह खुद कहा था कि आप मुझे बाहर लेकर जाएंगे। यह सुनकर वह मुस्कुराने लगे। कहने लगे कि मैं कभी इनकार किया है? इसके बाद वह कहने लगा, चलो अभी चलो मेरे साथ, ऐसा ना हो कि मेरा इरादा बदल जाए। मैंने कहा, आप ऑफ़िस से आए हैं, कम से कम एक कप चाय तो पी लो। लेकिन समीर को शायद ज़्यादा ही जल्दी थी। उन्होंने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे बाहर लेकर एक खूबसूरत रेस्टोरेंट में गए। हमने खाना भी खाया, कुछ आइसक्रीम भी खिलाई और वापस घर ले आए। जैसे ही हम घर में दाखिल हुए,
सामने मेरी सास के साथ अमन बैठा था, मुझे देखकर मुस्कुरा रहा था, लेकिन मैं उसके मुस्कुराने की वजह नहीं जान पा रही थी। उसके बाद समीर का ज़ोर से हंसना हुआ और वह हंसते हुए मेरी सास के पास जाकर बैठ गया। समीर ने ज़ोरदार थपकी उसकी कमर पर मारी। कहने लगा कि शर्म नहीं आती तुम्हें? अगर तुम मेरी हमशक्ल हो तो इसका मतलब यह नहीं कि तुम मेरी बीवी के साथ कहीं भी चले जाओ। यह सुनकर मैं हैरान से समंदर में डूब गई थी। जिसके साथ मैं अभी डिनर करके आ रही थी वह समीर नहीं बल्कि मेरा देवर अमन था, लेकिन उसने तो मुझे ज़रा भी शक नहीं होने दिया कि वह समीर नहीं है। मैं घूर कर समीर की तरफ देखा तो फिर वह हंसने लगा और कहने लगा, बड़ी भुलक्कड़ बीवी पाई है तुमने समीर। मजाल था उसे मुझ पर ज़रा भी शक हुआ हो कि मैं उसका पति नहीं बल्कि देवर हूँ। यह सुनकर मैं तो अब डरने लगी थी। समीर मुझे जब भी कहते थे कि मुझे बाहर लेकर जाना चाहते हैं, मैं फट से मना कर देती। समझ नहीं आता कि रात को जो आएगा वह समीर होगा या अमन। मेरी शादी को 1 महीना ही गुजरा था कि मुझे चक्कर भी आने लगे। मेरी सास मुझे अस्पताल लेकर गई। मुझे डॉक्टर ने खुशखबरी सुनाई। मैं बयान नहीं कर सकती थी। मैं उम्मीद से भी ज़्यादा खुश थी और यह खबर जब समीर को पता चली तो वह मुझसे ज़्यादा खुश थे। कहने लगे कि शादी को 1 महीना हो गया है, तुम एक बार भी अपने मायके नहीं गई? कुछ दिन मायके में रहो। मैं मायके चली गई। 15 दिन बाद जब मुझे समीर लेने आए तो उनके चेहरे पर अजीब सी उदासी भरी हुई थी। काफ़ी कम खुश लग रहे थे। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? क्या मेरे बगैर उदास हो गए थे जो यह हुलिया बना कर रखा है? मेरी बात सुनकर एक फीकी सी मुस्कुराहट उसके चेहरे पर आई थी। कहने लगे कि हाँ, मैं तुम्हारे बिना बहुत उदास था और देखा इसलिए मेरी हालत ऐसी हो गई है। मैं उनके साथ वापस आ गई। मुझे तो लगा कि उन दिनों के बारे में एक बातें बताएंगे जो उन्होंने मेरे बिना बिताए हुए हैं, लेकिन वह तो खामोशी से सोफ़े पर जाकर लेट गया। देखकर मुझे हैरत हुई। मैंने कहा कि समीर, आप सोफ़े पर क्यों लेटे हैं? कहने लगे कि सर में दर्द है, सोना चाहता हूँ, तुम भी आराम कर लो। लेकिन मैं उठकर उनके पास चली गई। मुझे अपने करीब देखकर उठकर बैठ गए। क्या हुआ? तो मैंने कहा, समीर मुझसे नाराज़ है क्या? मैं मायके में इतने दिन क्यों रह कर आई हूँ, इसलिए आप सोफ़े पर सो रहे हैं? मेरी आँखें ना चाहते हुए भी भीगी हुई थीं। मैं तुमसे मोहब्बत से प्यार करना चाहती थी, लेकिन वह तो मुंह मोड़कर सोने की तैयारी कर रहे थे मुझे देख कर के। लेकिन कहा, नहीं नहीं, मैं क्या तुमसे नाराज़ हूँ, तुम्हारा हक बनता है मायके में जाने का। फिर कहने लगे कि तुम्हारे डॉक्टर से मिलकर आया था। वह कह रहे थे कि आपकी बीवी बहुत कमज़ोर है, इसलिए बेहतर है कि जब तक बच्चे की पैदाइश नहीं हो जाती आप अपनी वाइफ से दूर रहें, कोई भी नुकसान हो सकता है। समीर की बात सुनकर मैं भी परेशान हो गई थी। कहने लगी कि इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो पूरा वक्त संभल कर गुजर जाए, तुम बेड पर सो जाओ और मैं सोफ़े पर सो जाया करूँगा। सुबह जैसे ही समीर ऑफिस गए, कुछ देर बाद ही अमन घर आ गया। वह चुप सा था। मेरी सास के पास बैठकर कहने लगा, माँ, मुझे वापस जाने की इजाज़त दो। आपने क्यों मुझे कसम देकर रोक रखा है? मैं पहले ही आपसे कह चुका हूँ कि मुझे फ्रांस वापस जाना है और वहीं रहना है। सास कहने लगी, जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती मैं तुम्हें फ्रांस नहीं भेजूँगा। वह कहने लगा कि मुझे अभी तो 4 साल शादी करनी ही नहीं है। जब मुझे शादी करनी होगी मैं वापस आ जाऊँगा। यह सुनकर मेरी सास उसे बेबसी से देख रही थी। अमन कहने लगा कि क्या हो गया है आपको? यह कहकर उसने मेरी सास को अपने गले से लगा लिया। मेरी सास कहने लगी, तुम 2 बेटे ही तो हो मेरे, और मेरी कोई औलाद नहीं है। मैं तुम्हें यही देखना चाहती हूँ, तुम दोनों की खुशियाँ यहाँ देखना चाहती हूँ। तुम इतनी देर परदेश में चले जाते हो, 4 साल बाद अपनी शक्ल दिखाई है। मेरी सास अपनी जगह सही थी। अमन को समझना चाहिए ताकि वह भी यहीं पर सेटल हो जाए। वह मेरी तरफ देखा और कहने लगा कि भाभी, आप ही माँ को समझाएं। मैंने कहा कि वह तो अपनी जगह ठीक है, तुम तो ज़िद पर अड़े हुए हो। जो वह नहीं चाहती कि तुम बाहर विदेश में रहो तो यहीं पर अच्छी नौकरी ढूंढ लो। मेरी बात सुनकर वह कहने लगा,
भाभी, आप माँ को समझाएं, मुझे समझ पाना आपके बस की बात नहीं है। मैं समीर से कहूँगा कि वह माँ को समझाए, मुझे हर हाल में फ्रांस जाना है। अमन यह कहकर खड़ा हो गया। मेरी सास कहने लगी कि ठीक है, फिर ऐसा करना कि मेरा मरा हुआ मुंह देखकर जाना। यह सुना था कि अमन ने तड़प कर अपनी माँ को सीने से लगा लिया। वह भी आंसू बहा रही थी। फिर वह कमरे में चला गया। कुछ देर बाद ही वह वापस आया और हाथ में फाइलें पकड़े हुए था। मेरी सास गुस्से से पूछने लगी, यह है फ्रांस की फाइलें हैं, तुम बाज नहीं आ रहे हो? तुम जाने की तैयारी कर रहे हो? मेरी सास ने तेज गुस्से में आकर पूछने लगी। नहीं माँ, मैं यहाँ नौकरी ढूंढने लगा हूँ, आप नहीं चाहती इसलिए नहीं जा रहा हूँ। यह सुनकर मेरी सास को सुकून हुआ था। रात को समीर ने अपनी तकिया उठाया और सोफे पर जाने लगे। मैंने उनका हाथ थाम लिया। मैंने कहा कि यहाँ पर बैठें मेरे पास, मुझे आपसे कुछ बात करनी है। और मेरे पास बैठ गए। मैंने कहा कि कुछ महीने ही रह गए हैं नन्हे मेहमान के आने में, हमें चाहिए कि अब हम उसके लिए शॉपिंग करना शुरू कर दें। मैं समीर के कंधे पर हाथ रख दिया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी। एक झटके से वह मुझसे पीछे हटे थे। उनकी हरकत देखकर मैं हैरान रह गई थी। मैंने कहा, आपको क्या हुआ है? कहने लगे कि कुछ नहीं। फिर कहने लगे कि तुम्हें पैसे दे दूँगा, तुम जो चाहे सामान खरीद लेना, लेकिन आजकल मैं ऑफ़िस में बिज़ी हूँ, इसीलिए तुम्हारे साथ कहीं भी नहीं जा सकता। सुबह मैं कुछ देर से उठी थी। मैंने देखा कि समीर ऑफ़िस जा चुके थे। जब से मैं प्रेग्नेंट हुई थी, समीर मुझे कोई भी काम नहीं कहते थे और ऑफ़िस खुद से ही चले जाते थे। मेरा बहुत ख्याल भी रखते थे। दोपहर के टाइम अमन घर पर आया तो कहने लगा कि उसे नौकरी मिल गई है। सुनते ही मेरी सास को खुशी हो गई। अमन के सर पर हाथ रखा और बहुत सारी दुआएं दी। फिर मुझसे कहने लगी कि बस जल्दी से अपनी देवरानी ले आओ, इसी महीने में इसकी भी शादी कर दूंगी। यह सुनकर अमन तो गुस्से में आ गया और कहने लगा कि मुझे कोई शादी नहीं करनी, समझिए आप। अगर आपने ऐसी कोई बात भी करने की कोशिश की तो मैं वापस फ्रांस चला जाऊंगा। आप भले ही नाराज़ होती रहें तो हो जाएं। मुझे लगा शायद फ्रांस में किसी लड़की को पसंद करता है, तभी इतने गुस्से से यह बात कह रहा है। मैंने सोचा कि मुझे पूछना चाहिए, इसलिए शाम को चाय बनाकर मैं उसके कमरे में गई। मुझे देखकर भी उठकर बैठ गया। कहने लगा, आप यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? मैं खुद बाहर आ जाता। अपना ख्याल रखा करें कि मेरे लिए चाय ला रही हैं। मैंने कहा कि कोई बात नहीं, कोई बड़ा काम नहीं है। यह कहकर मैं उसके बेड पर उसके पास बैठ गई। वह कहने लगा कि क्या बात है? मैंने कहा कि एक बात पूछूं, सच बताओगे? मैंने कहा कि क्या फ्रांस में तुम्हें कोई लड़की पसंद है तो तुम ये शादी नहीं करना चाहते? मेरी बात सुनकर कुछ देर बाद मुझे देखा, फिर कहने लगा कि हाँ, मुझे एक लड़की पसंद है और मैं उससे शादी करना चाहता हूँ। मैंने कहा कि अच्छा। यह सुनकर मैं मुस्कुराने लगी। मैंने कहा कि ठीक है, मैं माँ को लड़की के लिए राज़ी कर लेती हूँ। कहने लगा कि वह कभी भी यहाँ पर नहीं आएगी, इसीलिए माँ को परेशान मत करो, मुझे यहाँ से जाना था। यह सुनकर तो मैं भी परेशान हो गई थी, क्योंकि माँ इस बात पर कभी राज़ी ना होती। चंद महीने बाद मैंने एक बेटे को जन्म दिया। मैं बहुत खुश थी। मेरी सास तो अपने पोते को देखकर वारी जा रही थी, लेकिन समीर बहुत खामोश था। बच्चे को देखा और उससे नज़रें हटा लेता। बेटा 2 महीने का हो गया था। मैंने यह बात नोट की। अभी समीर सोफ़े पर ही सोते थे। कहते थे कि अगर मैं बेड पर सो गया तो मेरा बेटा तेज हो जाएगा, लेकिन मेरा सब्र जवाब दे गया था। मैंने समीर से कहा कि आज आप मेरे साथ सोएंगे बेड पर। मैं कुछ नहीं जानती। यह सुनकर उनके चेहरे की रंगत बदल गई। मैंने उनका हाथ पकड़ा। मैंने कहा कि अब आपके पास कोई भी बहाना नहीं है, आप काफ़ी दिनों से ही दूरी बना रहे हैं। उन्होंने जब मेरे हाथ से अपना हाथ हटाया तब आंसू उनकी आंखों से बहने लगे। कहने लगे कि मैं सफ़र करके थक चुका हूँ। मैं तो समझ नहीं पा रही थी कि वे ऐसा क्यों कर रहे हैं। कहने लगे कि मैं समीर नहीं हूँ। यह सुनकर मेरा दिल बैठने लगा था। इतना बड़ा पाप यह सब कैसे मेरे साथ कर सकता था? और रात के इस समय समीर ने इजाज़त कैसे दी थी कि वह मेरे कमरे में आए? मैंने कहा कि तुम्हें शर्म नहीं आती? इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हो?
समीर ने उनसे बात तक नहीं करूँगी। उन्होंने तुम्हें इस वक्त मेरे कमरे में आने की इजाज़त दी तो कैसे दी? यह कहकर मैं बाहर जाने लगी तो उसने मेरा हाथ पकड़ लिया और कहने लगा कि भाभी पहले मेरी बात सुन लो। जो खबर उसने मुझे सुनाई, मेरे पैरों के नीचे से ज़मीन निकल चुकी थी। वह कहने लगा कि जब आप मायके गई थीं तो उस वक्त मैं और समीर एक साथ गाड़ी में दूसरे शहर जा रहे थे, लेकिन रास्ते में हमारी कार का एक्सीडेंट हो गया। हमारी गाड़ी किधर जा चुकी थी। फिर वह फूट फूट कर रोने लगा और कहने लगा कि समीर उस वक्त मर चुका था। यह सुना था कि मैं कई कदम पीछे हट गई। मैं अपने मुंह पर हाथ रख लिया। मुझे लगा कि वह मुझे मौत की सज़ा सुना रहा है। मैंने कहा कि तुम झूठ बोल रहे हो, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तो रोज़ाना क्या क्या कर मैं चुप हो गई। मुझे याद आने लगा कि मैं इस 9 महीने के वक्त में समीर और अमन को इकट्ठा एक साथ नहीं देखा था। समीर के ऑफिस जाते ही पीछे से अमन आ जाता था। रात को समीर आते तो यह कहते कि अमन अपने दोस्तों में बैठा है, देर से घर आएगा, उसके पास घर की चाबी है, वह खुद ही घर आकर सो जाएगा। वह कहने लगा कि पिछले कई महीनों से अमन और समीर बनकर आप लोगों को देख रहा हूँ, क्योंकि मेरी माँ यह सदमा बर्दाश्त नहीं कर सकती और आपकी भी हालत ऐसी थी कि अगर मैं आपको पहले बताता तो शायद मेरे भाई की निशानी भी ख़त्म हो जाती। और मैं चाहता था कि मेरे भाई की औलाद इस दुनिया में ज़रूर आए। कहने लगा कि मेरी आपसे गुजारिश है कि आप माँ से कुछ मत कहिए। मेरा उनसे कहना है कि वह मुझे फ्रांस में अमन बनकर वापस चला जाऊँगा, फिर वापस नहीं आऊँगा, फिर यहाँ रहूँगा समीर बनकर हमेशा के लिए। उसकी आवाज़ सुनकर मैं हैरानी से सिर्फ उसे देख रही थी। मैंने कहा कि तुम कैसे यहाँ रह सकते हो? कहने लगा कि आपसे शादी कर लूँगा। यह बात मेरी माँ की नज़र में नहीं आनी चाहिए। उन्हें हमेशा यही लगना चाहिए कि मैं ही समीर हूँ और मैं आपको भी अकेले नहीं छोड़ सकता, ना ही अपने भतीजे को बेसहारा छोड़ सकता हूँ। फिर मंदिर ले जाकर शादी कर लिया और अमन बनकर हमेशा के लिए फ्रांस लिए चला गया। 10 साल बीत गए इस बात को और मेरी सास अभी भी यही समझती है कि समीर ही मेरे पास रहते हैं और अमन ने वहाँ शादी करके माँ को बिल्कुल भुला दिया है। शायद ये राज मेरी सास को कभी नहीं पता चलेगा। थैंक यू फ्रेंड्स। अगर आप लोगों को स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।